हेलो क्लास। आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चैप्टर 9 करेंगे, क्लास 7 की। जिस चैप्टर का नाम है आपका क्षेत्रीय संस्कृतियां का निर्माण। तो क्षेत्र में जो संस्कृतियां पनपी हैं उन संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी कई बार सवाल बन जाते हैं पीसीएस, आपके पीसीएस में भी और आपके यूपीएससी में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कंटिन्यू करते, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं उसको ही हम रिवाइज करेंगे और उसको हम अंडरलाइन भी करेंगे। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वह समय के साथ बदलती हैं। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान-प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति-रिवाजों से तो निकली। इसमें यही बताया गया है इस समय कि जैसे कि कोई स्पेशल जगह में हम कैसे पहचानते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ का है, उसकी भाषा से, ठीक है, या उसके पहनावे से, उसके भोजन या उसके काव्य से हम पहचानते हैं कि वो व्यक्ति जो है हमारे सामने वो इस जगह से संबंध रखता है। ठीक है, उसकी अपनी भाषा होती है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तमिलनाडु या उड़ीसा में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वहाँ पे वो उड़िया भाषा ही बोलेगा। तो इस हिसाब से हम उसे पहचान जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है। और ये जो संस्कृतियां हैं जो खास करके ये समय समय पर शुरुआत में नहीं, ये धीरे धीरे करके बदलती आई हैं और आगे भी बदलती रहेंगी इस तरह के। ठीक है, तो यही सब इसमें, जो कि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं हैं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें देखना है चेर और मलयालम, चेर मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच में अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। तो हमें इसके बारे में जो पढ़ना था, एक उदाहरण से हम इसका प्रारंभ करते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज केरल की राज्य का एक हिस्सा है। तो यहाँ आपका ये जो है, ये आपका पीटी का भी क्वेश्चन है कि चेर आपका जो राज्य है वह प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग जो केरल है। यह आपका पीटी यहाँ से सवाल आ सकता है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना शताब्दी 9वीं में हुई है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। अब चेर यानी कि केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। अब यहाँ के जो चेर के या केरल के जो शासक थे, उन्होंने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया था। किसमें? अपने जिन्होंने अभिलेख लिखवाए थे उसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपके सवाल भी बन जा रहे हैं पीटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं
से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। अब यहाँ पेटी यहाँ से ये होगा आपका। 6 लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरल के मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत महाकाव्य पर आधारित था। तो यहाँ से आप इन लोगों ने जो भी कुछ ग्रहण किया है वह संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। और इनकी मलयालम भाषा की जो पहली संस्कृतियां थी वह 12वीं शताब्दी में बन की है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम। तो यह भी आपका यहाँ से पीटी निकल जा रहा है। आपका मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। कौन सी? आपकी 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला तिलकम। ठीक है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। तो यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है। तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। चलिए, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे हमें एक और देख लेना है। शासक और धार्मिक परंपरा, जगन्नाथ संप्रदाय हमें यहाँ पे देखना है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यवाची शब्द है। तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है। यह पुरी आपका कहाँ है? यह आपका उड़ीसा में है। जगन्नाथ का संप्रदाय यहाँ पर अब उड़ीसा में आपका स्थित है। और इनका संप्रदाय का जो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ, इसको भी याद कर लीजिए। यहाँ से भी सवाल बनते हैं। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो बनाई जाती है ना, तो वहीं के लोग स्थानीय उन जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जो आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो जो पुरी का जो मंदिर है वो किन्होंने बनवाया था? गंग वंश के प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने। ठीक है। चलिए, ये भी आपका यहाँ से पीटी का क्वेश्चन आपका बन रहा है। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। यह भी आप देख लो, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़े। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो आप कि यहाँ पे जो बुड़ी का जो मंदिर है, अब यहाँ पे जैसे जैसे यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ, मतलब लोग यहाँ पर तीर्थ स्थल मानकर यहाँ लोगों ने अपनी धार्मिक मतलब यात्राएं की, देवता के दर्शन करने आए, तो महत्व बढ़ता गया ना इस केंद्र का तीर्थ यात्रा के रूप में। तो जैसे जैसे महत्व बढ़ता गया, तो जो अन्य जो शासक हैं अन्य जगहों के, तो वे लोगों ने इसको जीतने का मतलब इन लोगों ने अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए सोचा। क्यों? क्योंकि इनका ये जानते थे कि अगर इनको यहाँ पर सत्ता मिल जाती है तो ये लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे इनके शासन स्वीकार कर लेंगे। और भी कई कारण हो सकते हैं कि जैसे जैसे देखो यहाँ पर आप जैसे मंदिर में तीर्थ स्थल वो हो जाते हैं, यात्राएं होने लगती है, तो वहाँ पे कई व्यापार, कई साधन, बहुत कुछ खुल जाते हैं। धीरे धीरे वह नगर भी समृद्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वाणिज्यिक केंद्र भी बन जाते हैं कई ना। तो ये सभी कारण बनते हैं
तो इस कारण से राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है जो राजपूत और ये उससे पहले ये देख लीजिए आपका ये पुरी का मंदिर है, चित्र नंबर 3 में दिया हुआ है ये। अब हमें ये पढ़ना है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। अब ये जो राजस्थान है ना उससे पहले में राजपूताना कहते थे। इससे यह इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो आज भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अन्य क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। राजस्थान की संस्कृति भिन्न है, अलग है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। अब राजस्थान से आपके यहाँ पे पृथ्वीराज जी आते हैं, जो ऐसे महान शासक थे, बहुत ही प्रतापी शौर्यवीर थे। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों पर अपने हृदय में संजो रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया है मगर पीठ नहीं दिखाई है। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। अब हम जितने भी जो राजपूतों की कहानियां पढ़ते हैं, जितने भी पढ़ते हैं, उनमें से सबको हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा बलशाली, बहादुर और हिम्मत के साथ लड़ते हुए वे लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं में से एक हमारे हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनकी कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे ऐसे शूरवीर जो हमारे भूमि में जन्मे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी दुर्गावती, है ना, बहुत सारी ऐसी है, पद्मावती, इन सब के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए बुक्स में और अच्छी तरह से सबके बारे में सभी को जानकारी लेनी चाहिए। तो वही यहाँ बताया गया कि जो राजपूत की शूरवीरों की जो कहानियां हैं वह आपकी काव्य गीतों के रूप में सुरक्षित हैं एवं चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। या अब इसको अंडरलाइन कर लो आप। अरे ये भी मतलब आशा की जाती थी लोगों से कि काव्य गीतों के द्वारा शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखा जाए। अन्य जनों को भी शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया, यानी कि अन्य जो लोग हैं वो भी इन शूरवीरों के बारे में जानकर सुनकर वे भी उनके आदर्शों पर वे भी उनकी तरह बने। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। अब इनके जो नाटक थे उनमें इन सभी की आ, आपको भाव मिलेंगे, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल, सबका चित्रण आपको इनकी जीवनी में, इनके मतलब इनके जो आचरण था, ठीक है, वही पूरा आचरण तो इनके कविताओं द्वारा लिखते हैं ना, कविताओं में इनके रूप, इनके जीवनी को। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में के क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी।
अब यहाँ पर ये जो प्रथा थी ना, ये सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्शों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो जो राजपूतों की जो कहानी में जो उल्लेख मिलता है, इस समय में उनकी पत्नियां रानियां क्या करती थी, यदि पति हार जाते थे किसी युद्ध में, तो उनकी पत्नियां वहां पर जौहर कर लेती थी। ठीक है, तो यह सब जो कल्चर है अभी आपको उस साइड ही देखने को मिलता है। और वे जो राजपूत सब थे, ये लोग के बारे में अधिकतर आपको शौर्य बहुत अधिक मिलता है। इन लोगों में, राजपूतों में शौर्य बहुत अधिक मिलता है। और ये ये सब वे स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए वे लड़ते भी थे। और अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए वे लोग कई बलिदान भी देते थे ये लोग। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक कथक नृत्य नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। अब हम एक एक नाच है, डांस है कथक, उसके बारे में भी देख सकते हैं। वहाँ भी एक तरह की कल्चर ही है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। अब जो यह कथक है, कहाँ पर है? उत्तर भारत में अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, यहाँ पे आप देख लो, इसको अंडरलाइन कर लो, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो कथक जो डांस होता है, इसको एक डांस के जरिए कहानी बताई जाती है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। अब कथक मूल रूप से क्या थी? उत्तर भारत में मंदिरों में कहानियां सुनाने वाली एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं शताब्दी तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। अब तक आप देखो, अब तक ये सिर्फ यहाँ पे क्या मंदिरों में गाना गा के, ठीक है, अपने हाव भाव के द्वारा, संगीत के द्वारा कथा वाचन करते थे एक कहानी को। किंतु धीरे धीरे क्या हुआ, 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का जब समय था, इस समय में जो भक्ति आंदोलन हो रहा, साथ ही साथ ये जो कथक है, यह भी एक नृत्य नाच के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है, और उसके जरिए यह कहानियों को बता रहा है लोगों तक। ठीक है, तो इसमें आपका राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। अब राधा कृष्ण की जो कहानियां थी, वो भी कथक के रूप में डांस करके लोगों द्वारा तक बताई जाती थी, लोगों तक पहुंचाई जाती थी। लोग जिन्हें रासलीला कहा जाता था। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? रासलीला। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से जुड़े होते थे। अब इसका एक बार देख लो, क्या पता यहाँ से सवाल बन जाए। ठीक है, कथक के बारे में, कथक में किस तरह से डांस में कौन सा हाव भाव मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किए जाते थे। अब जब मुगल शासन था, उस समय में कथक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत किए जाते थे मुगलों के। जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए हैं, वहाँ एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित भी हो गया। अभी अपने आप में अपनी एक अनोखी शैली, विशिष्ट स्पेशल रूप में भी है, उभर कर आई। आगे चलकर यह दो परंपरा अर्थात घरानों में फला फूला, राजस्थान जयपुर के दरबारों में भी। अब यह आगे चलकर कहाँ पे फला फूला? यह नृत्य आपके घरानों में, राजपुर में, राजस्थान में, जयपुर के राज दरबारों में भी, और लखनऊ में, अवध के अंत। ठीक है, तो आपका ये जो नृत्य शैली है, यह घरानों में, राजस्थान में, जयपुर के राज दरबारों में, और लखनऊ में फला फूला। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है ना, अवध के
अंतिम जो शासक कौन थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में भी यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरी। 1850 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्वंद्व पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे आपकी ये कथक जो नृत्य शैली है, यह सारी जगहों में राजस्थान, लखनऊ, आपके उत्तरी साइड एवं आपके मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। ठीक है। अब प्रस्तुति में ये लोग द्रुतपद संचालन, क्लिष्ट, उत्तम वेशभूषा एवं कहानियों की प्रस्तुतिकरण की कहानियों को किस तरह से प्रस्तुत करना है एवं अभिनय पर भी ये लोग जोर डालने लगे। जैसे जैसे यह कथक नृत्य आपकी फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई, वैसे वैसे उसकी सारी कलाओं पे, सारी बातों पर और भी जोर देने लगी। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। यह भी आप देख लो एक बार, यह भी जरूरी है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। अब जब देश स्वतंत्र हो गया हमारा, उसके बाद में इस नृत्य को 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। तो यहाँ भी आप देख लो, शास्त्रीय नृत्य यह आपका नृत्य है। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु में किया जाता है, कथकली आपका केरल में, उड़ीसा आपका ओडिसी आपको उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में। तो ये सारे आप इसको भी देख लो, यहाँ से भी मैच द फॉलोइंग में सवाल बन जाते हैं। अब यहाँ से देखना है, शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र है यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी, वह भी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते थे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। यह भी आपको देखना है कि अब यहाँ पे अन्य परंपराओं में कौन सी है परंपरा, एक लघु चित्र की। लघु चित्र मतलब कि अब छोटे आकार के चित्र होते थे, ठीक है, जिन्हें आमतौर पर रंगों मतलब जल के रंगों से और कपड़े या फिर कागज पर चित्रित किया जाता था। तो यह भी आपको यहाँ से सवाल निकल रहा है। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए थे, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। जो जहांगीर था ना, वो चित्रकला बहुत बड़ा प्रेमी था चित्रकला का, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि चित्रित करते थे। अब इस शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने सारे जो चित्रकार थे कुशल, उन सबों को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि ये लोग कला प्रेमी थे, चित्रकारों की बहुत चित्रकारी पसंद करते थे, तो इन्होंने सबको संरक्षण दिया। जो इतिहास और काव्यों की भी पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। अब जो पांडुलिपियां होती थी वो किस रंगों में अधिकतर रंगी जाती थी, चटक रंगों में, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे पांडुलिपियों में। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे।
मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। अब जैसे-जैसे मुगल राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, वैसे-वैसे जो उसके दरबारों में जो जितने भी चित्रकार थे, वे सब छोड़-छोड़ के चले गए। कहाँ? जो नए जो उस समय उभर रहे थे, नए राजवंश, नए राज्य, तो वो उनके दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। अब जब ये छोड़ के जो चले गए हैं ना, तो राजपूती राज दरबारों में जो गए हैं ये लोग, तो वहां भी प्रभावित किया इनकी कलाओं को। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मूल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यिक विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ। कहाँ पर हुआ? आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ। जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। बसोहली, तो ये बसोहली शैली आपका कहाँ पर है? लघु चित्र की साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली है, विकास है, यह आपकी हिमाचल प्रदेश में देखी जाती है। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसको अंडरलाइन आप कर लो। जो सबसे लोकप्रिय प्रस्तुत चित्र की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी, सॉरी, भानुदत्त की रसमंजरी। यह भी आप इसको भी पीटी का क्वेश्चन है यहाँ आपका, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। तो बशोली क्या है? आपकी कौन सी शैली है? चित्रकला की साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली है जो हिमाचल में हुई है। और भानुदत्त की राजवंशरी आपकी चित्रित है, लोकप्रिय पुस्तक में चित्रित की गई थी यह भानुदत्त की रस मंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो कांगड़ा शैली कहाँ की शैली है? आपकी पहाड़ी अंचलों की शैली है। ठीक है, यहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली थी, जिसने लघु चित्रकारी की में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कांगड़ा शैली की विशेषता क्या है। यहाँ से भी सवाल बन जाएंगे। स्मरण है कि साधारण स्त्री पुरुषों भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। अब जो साधारण पुरुष थे, स्त्रियां थी, वे लोग क्या करते थे? अपनी चित्रकारी कलाकृतियां अपने बर्तनों, दीवारों और कपड़ों पर, फर्श पर वे करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब राजमहल में चित्रकारी जो रखी जाती थी लघु चित्र, वे उनको सावधानी से रखते थे, जिस कारण से आज हम लोग जब देखते हैं तो हमें अच्छे से सुंदर से देखने को मिलती है। बंगाल नजदीक से एक नजर। अब बंगाल का देखना है, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। अब बंगाल में एक वहाँ की स्पेशल भाषा क्या है? बंगला। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर ऐसे क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली
संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। जो बंगाली आपकी क्या है, वह संस्कृत से निकली हुई भाषा है। आप देख लो इसको। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, यहाँ पे हमें देखना है। जब नहीं बोलते थे तो कैसे हो गया उनकी भाषा का उद्भव। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। बंगाल की और बिहार के बीच मगध मगध के बीच में बंगाल और मगध, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां के ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा घाटी की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यानी कि हुनसोंग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब यह बोला जा रहा है कि बंगाल और जब मगध का जो व्यापार हो रहा था एक दूसरे के साथ में, तब वहां पर आपके गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया, जिस कारण से यहाँ के ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। अब इस कारण से गंगा की मध्य घाटी की जो भाषा है तो वो वहां पे बंगाल में अपने प्रभाव में धीरे धीरे आने लगी, जिस कारण से जब होनशोंग आता है तो वह यह देखता है कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत भाषा के लोग वहां पर हैं, वहां पर संस्कृत भाषा प्रयोग में लाई जा रही है बातों के लिए। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया था। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया था तो उसे सूबा माना जाने लगा था। तो बंगाल भी सूबा रह चुका है अकबर ने जब जीता था तब। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, तो उसमें यानी कि बंगाल में भी फारसी बोली जाती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। अब जब सूबा घोषित हुआ था तब थोड़ी बहुत वहां पे बंगाली सॉरी फारसी बोली जाती होगी। जब शासन वहां पे स्थापित हो गया अकबर का, तो वे स्पेशल लोग ही बोलते होंगे जो वहाँ उनके साइड के लोग होते होंगे, किंतु बंगाल में एक अपनी ही भाषा विकसित हो चुकी थी, उस समय तक हो रही थी विकसित, यानी कि बंगाली। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकत्रित हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाल का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल में जो बंगाली बोली जाती है ना, तो इसका संस्कृत से इसकी अ, भाषा निकली है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। अब अन्य लोग भी है ना, तो उनके द्वारा भी भाषा मिक्स होती थी उनका। अब बंगाली चेंज हुई है भाषा इनकी। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद, मांगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थे, और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। तो यह भी आप यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, अपने इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गीत गाथा। ये सब आपके यहाँ से सवाल बन सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो देख लिया हमने हमारे यहाँ पे चैप्टर में बंगाल के बारे में बताया गया। तो आपकी एक बार देख लो, कांगड़ा शैली हमारी क्या है, यह हमारी लघु चित्र थी ना, पहाड़ी लघु चित्र हिमाचल में। और बसोहली भी हमारी पहाड़ी लघु चित्र है।
बंगाली आपकी जो भाषा थी वो बंगाल में बोली जाती थी, अमंगल काव्य जो थे वो संस्कृत में ही थे। ठीक है। तो हमने देख लिया ना कि जो बंगाली साहित्य वो किसकी ऋणी थी, संस्कृत की ऋणी थी। अब बंगाली महाकाव्य बंगाली में जो आपका महाकाव्य मंगल काव्य है वो संस्कृत की ऋणी थी। ओके। और स्वतंत्र थी बंगाली जो भाषा थी, दो तरह की थी ना, एक स्वतंत्र भी थी। नाथमुनि साहित्य स्वतंत्र शैली की थी वे, और मैनामती और लोक कथा ये सब क्या थे, स्वतंत्र थे। ठीक है। तो इतना ही था आज के चैप्टर में। आज का चैप्टर आपका समाप्त हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबको हमने अंडरलाइन कर लिए, करते हुए चले हैं। तो आप कल की क्लास में मिलते हैं। कल आपका लास्ट चैप्टर है आई थिंक, उसके बाद हम क्लास 8 शुरू करेंगे की क्लास। और समझ में आई है, कम समय में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको क्लियर हो गए हैं। तो आप क्लास को लाइक करो आप, और आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तब तक आप अपना ध्यान रखें।